Hello students, my name is प्रीति गरेवाल and welcome to Ambition Nursing Classes। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और टॉपिक का नाम है हमारा जॉन्डिस। और टॉपिक है हमारा जॉन्डिस। जॉन्डिस का मतलब होता है अगर हमारी बॉडी में अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का काउंट है वो इंक्रीज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं। बिलीरुबिन है वो कैसे बनता है, अगर आरबीसी की डिस्ट्रक्शंस होती है तो हमारी बॉडी के अंदर बिलीरुबिन बनता है। बिलीरुबिन बनता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी बॉडी का येलोइश डिस्कलरेशन हो जाता है। तो डेफिनेशन में हम क्या करेंगे, येलोइश, ठीक है, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। येलोइश डिस्कलरेशन हमारी स्किन का, म्यूकस मेम्ब्रेन का क्यों हो जाता है, ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ, ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। क्योंकि अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल है वो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बोल सकते हैं, ठीक है। अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट वाटर इनसोल्युबल या टॉक्सिक बिलीरुबिन, ठीक है। इनडायरेक्ट बिलीरुबिन है, वाटर इनसोल्युबल बिलीरुबिन है, टॉक्सिक बिलीरुबिन है, वो हम किसको बोल सकते हैं, वो हम बोल सकते हैं अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को, ठीक है। उसके बाद जो बिलीरुबिन है वो हमारे किसका प्रोडक्ट है, बिलीरुबिन है प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी, ठीक है। बिलीरुबिन इज ए प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन होता है तो हमारे बिलीरुबिन बनता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि आरबीसी का प्रोडक्ट कौन सा है, हमारा बिलीरुबिन, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं। अब ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, ठीक है। आगे हम इंसिडेंस वगैरह देखते हैं, कितना इंसिडेंस होता है, कितने टाइप की बिलीरुबिन होती है, कौन कौन से टाइप होते हैं हमारे जॉन्डिस के, उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया आरबीसी का प्रोडक्ट है। उसके बाद है हमारा जॉन्डिस कहाँ से स्टार्ट होता है, जॉन्डिस स्टार्ट फ्रॉम द हेड, हेड से स्टार्ट होता है और लेटरल एक्सटेंड टू द चेस्ट, और चेस्ट तक हमारे जाता है। जॉन्डिस स्टार्ट फ्रॉम हेड एंड लेटरल एक्सटेंड ऑफ चेस्ट, ठीक है। हेड से स्टार्ट होता है, लेटरल एक्सटेंड है, जो लेटरल एक्सटेंड होता है कहां तक, चेस्ट, एब्डोमेन, आर्म्स और लेग्स, ठीक है। ये मैंने एक पॉइंट बताया है, जो हमारे हेड से स्टार्ट होगा और हमारे लेग्स तक जाएगा, ठीक है। जॉन्डिस अपीयर लास्ट इन, जॉन्डिस अपीयर्स लास्ट इन, सबसे लास्ट में जॉन्डिस है वो हमारे कहां पे दिखता है, पाम्स पे दिखता है, हैंड के या सोल ऑफ द फीट, पाम्स ऑफ द हैंड एंड सोल्स ऑफ द फीट, फीट के सोल में और हैंड के पाम में हमें क्या दिखता है, जॉन्डिस दिखता है। उसके बाद बात करते हैं हम इंसिडेंस की। अगर इंसिडेंस की बात करें हम कि जॉन्डिस होता है वो कितने, मोस्टली अगर हम चाइल्ड के अंदर इंसिडेंस की बात करें, अगर टर्म बेबी होता है,
तो उसमें चांस होते हैं 60% किसको जॉन्डिस हो सकता है। अगर बेबी है वो प्री टर्म है तो कितने चांस हो सकते हैं, 80% चांस है कि बेबी को जॉन्डिस हो सकता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है इसका जस्ट इंट्रोडक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स कि मोस्टली हमारे जॉन्डिस के कितने टाइप होते हैं। सबको पता है हमारा जो जॉन्डिस होता है वो हमारे 2 टाइप का होता है। ठीक है, मोस्टली अगर हम चाइल्ड के अंदर काउंट करने लग जाए तो जॉन्डिस होता है वो हमारे कितने टाइप का होता है। जो जॉन्डिस होगा वो हमारे 2 टाइप्स का होगा। ठीक है, 2 टाइप का जॉन्डिस होगा। हमारे 2 टाइप का जॉन्डिस कौन कौन सा होगा। सबसे पहले जो हमारा जॉन्डिस है, सबसे पहले हमारा जॉन्डिस होगा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है, और दूसरा जो हमारा जॉन्डिस होगा वो होगा हमारा पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में। जो हमारा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो कब अपेयर होता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अपेयर होता है आफ्टर 24 आवर ऑफ डिलीवरी। अपेयर्स आफ्टर 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी। बच्चे की डिलीवरी के 24 घंटे बाद उसको जॉन्डिस होता है। इन टर्म बेबी में मैक्सिमम लेवल कब तक होता है। ठीक है, अगर हम मैक्सिमम लेवल की बात करें कि ज्यादा सीवियर कंडीशन कब होगी, अगर हम टर्म बेबी की देखें, अगर कोई बेबी टर्म है, टर्म बेबी की देखें तो 4 या 5th डे पे, 4th डे पे या 5th डे पे। ठीक है, अगर मान लो ये हमने टर्म बेबी का बता दिया। अगर हम मान लो कहें कि प्री टर्म बेबी का, तो प्री टर्म बेबी के अंदर, प्री टर्म बेबी के अंदर मोस्टली हमारा क्या बोल सकते हैं हम, 6 to 7th डेज, 6वें से 7वें दिन क्या होता है, इसका मैक्सिमम लेवल होता है। अगर हम सबसाइड की बात करने लग जाएं तो ये हमारा सबसाइड होगा, नीचे लिख देते हैं। ठीक है, सबसाइड की बात करने लग जाए हम टर्म बेबी के अंदर और प्री टर्म बेबी के अंदर। ठीक है, अगर हम टर्म बेबी के अंदर देखें कि कब साइड होगा तो वो कब हो सकता है, 7th डेज ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के 7वें दिन बच्चा क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है। चौथे 5वें दिन उसका सीवियर लेवल होगा। अगर प्री टर्म बेबी के अंदर बात करें तो 14 डेज जो होता है डिलीवरी का, उस टाइम पे क्या हो सकता है, ये सबसाइड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, बिलीरुबिन लेवल है मेच्योर बेबी के अंदर कितना होना चाहिए, शुड बी लेस देन 10 mg पर डेसीलीटर, और प्री टर्म बेबी के अंदर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, टर्म बेबी और प्री टर्म बेबी के अंदर बिलीरुबिन लेवल, टर्म बेबी के अंदर बिलीरुबिन लेवल कितना होना चाहिए, प्री टर्म बेबी के अंदर बिलीरुबिन। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा मेच्योर बेबी है, टर्म बेबी, उसके अंदर कितना होना चाहिए, 10 mg पर डेसीलीटर। और जो हमारा प्री टर्म बेबी है, प्री टर्म बेबी के अंदर कितना होना चाहिए, हमारा जो नॉर्मल बिलीरुबिन लेवल है वो कितना होना चाहिए, लेस देन 50 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, और जो हमारा टर्म बेबी है, टर्म बेबी के अंदर मैंने कितना बताया है, टर्म बेबी के अंदर मैंने बताया है लेस देन 10 mg डेसीलीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। ठीक है, उसके बाद आएगा नो प्रेजेंट मोर देन 10 डेज। ठीक है, 10 डेज से ज्यादा हमारे जो बेबी है उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा टर्म बेबी के अंदर। अगर हम प्री टर्म की बात करें तो 14 दिन से ज्यादा उसमें नहीं होगा। उसके बाद हम सेकंड टाइप करते हैं, और सेकंड है हमारा पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है, सेकंड कौन सा है हमारा, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कब होगा, विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी। शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के 24 आवर्स बाद क्या हो सकता, डिलीवरी के 24 आवर्स में क्या हो सकता है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो सकता है। उसके बाद क्या बोल सकते हैं हम, ये भी क्या है हमारा, मोर देन 10 डेज इन टर्म और मोर देन 14 डेज इन प्री टर्म बेबी के अंदर
क्या इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। 5% न्यूबॉर्न बेबी डेवलप पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, 5% न्यूबॉर्न बेबी डेवलप दिस टाइप, ये टाइप है 5% बेबी के अंदर डेवलप होता है मोस्टली। बिलीरुबिन लेवल इसमें क्या होगा, बिलीरुबिन लेवल इंक्रीज रेट कितना होगा 5 mg पर डेसीलीटर इसका बिलीरुबिन लेवल है। इसके अंदर जो हमारा बिलीरुबिन लेवल है, इसके अंदर जो बेबी का बिलीरुबिन लेवल है वो कितना हो सकता है हमारे मोर देन 15 mg, मोर देन 15 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, ये इसका बिलीरुबिन लेवल हो सकता है। तो मैंने पैथोलॉजिकल भी बता दिया है आपको, फिजियोलॉजिकल भी बता दिया है। इसके अंदर एक चीज और बता देती हूँ, डिलीवरी के 24 घंटे तक होगा। ठीक है, एंड प्रेजेंट मोर देन 10 डेज। ठीक है, 10 डेज से ज्यादा प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट मोर देन 10 डेज। ठीक है, 10 डेज से ज्यादा प्रेजेंट होगा। 10 डेज से ज्यादा प्रेजेंट किसमें होगा, टर्म बेबी के अंदर होगा। ठीक है, और प्री टर्म बेबी के अंदर देखें तो कितना हो जाएगा, 14 डेज से ज्यादा प्रेजेंट होगा, जिसको हमने पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोला है। तो टाइप्स हैं वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं, फिजियोलॉजिकल टाइप एंड पैथोलॉजिकल टाइप। आगे हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन, या क्या बोल सकते, सॉरी क्लासिफिकेशन बोल रही हूँ, इटियोलॉजी ऑफ द जॉन्डिस। क्या इटियोलॉजी हो सकती है, कॉमन करवा रही हूँ दोनों का। ठीक है, क्या हमारी इटियोलॉजी हो सकती है जॉन्डिस की, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मोस्टली जो इटियोलॉजी है हमारी 3 टाइप के अंदर है। पहली इटियोलॉजी में क्या बोल सकते हैं हम, किसी भी एडल्ट पर्सन को अगर प्री हिपैटिक जॉन्डिस हो रखा है, ठीक है, प्री हिपैटिक जॉन्डिस। ठीक है, और सेकंड हमारी इटियोलॉजी के अंदर आ जाएगा, हिपैटिक बोल सकते हैं उसको, हिपैटिक या हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस, हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस। और जो थर्ड है हमारा, थर्ड के अंदर क्या आ जाएगा हमारा, पोस्ट हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। ठीक है, तो 3 है हमारे, पहले है प्री, फिर है हिपैटो, फिर है पोस्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा, सबसे पहले पोस्ट है, वो हमारा क्या है, छोटा सा है, तो हम पोस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। पोस्ट में क्या आ सकता है, कोई भी गोल ब्लैडर स्टोन हो। ठीक है, अगर पर्सन्स को कोई भी गोल ब्लैडर स्टोन है तो उसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है। ठीक है, या बाइल डक्ट के अंदर कोई स्टोन है, स्टोन इन बाइल डक्ट, बाइल डक्ट के अंदर कोई स्टोन है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पोस्ट हिपैटिक हो सकता है। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम प्री हिपैटिक। प्री हिपैटिक में क्या क्या हो सकते हैं, इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन, इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन। अगर आरबीसी की डिस्ट्रक्शंस है वो ज्यादा हो जाती है तो उस वजह से भी हमें प्री हिपैटिक जॉन्डिस हो सकता है। या हम क्या बोल सकते हैं, हमारे अगर हमारी बॉडी के अंदर अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल है वो ज्यादा हो गया है। ठीक है, इंक्रीज लेवल ऑफ अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, अगर अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल है हमारी बॉडी में इंक्रीज हो गया है उस वजह से भी। या क्या हो रहा है हमारे, अगर हम रिफाम्पिसिन ड्रग का यूज कर रहे हैं, एक्सेसिव यूज रिफाम्पिसिन, अगर कोई पेशेंट है वो एक्सेसिव रिफाम्पिसिन ड्रग यूज कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, बिलीरुबिन रीअपटेक साइट या लीवर गेट्स ब्लॉक, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, बिलीरुबिन रीअपटेक साइट या लीवर
डैमेज, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, बिलीरुबिन जो साइट है, रीअपटेक साइट है वो, या क्या है, लीवर है वो डैमेज हो सकता है। या हम क्या बोल सकते हैं, अगर पर्सन्स है वो कोई भी लैसिक्स ले रहा है तो वो क्या करेगा, जो हमारी बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन को क्या करेगा, वो बिलीरुबिन को एल्ब्यूमिन के साथ कंबाइन नहीं होने देगा। अगर कोई पर्सन लैसिक्स यूज कर रहा है तो प्रिवेंट बिलीरुबिन नोट बाइंड विद, ठीक है, बिलीरुबिन नोट बाइंड विद, किसके साथ बाइंड नहीं होगी, एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड नहीं होगी, तो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल सकती है, आगे का प्रोसेस नहीं होगा। तो प्री हिपैटिक में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल ज्यादा है, अगर कोई पर्सन एक्सेस में रिफाम्फोसिन यूज कर रहा है तो उसकी वजह से, या कोई पर्सन लैसिक्स का यूज कर रहा है, ठीक है। ये थे हमारे प्री हिपैटिक के बाद हम डिस्कस करते हैं हिपैटिक, ठीक है। प्री हिपैटिक के बाद जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे हिपैटिक, जो हिपैटोसेलुलर है। हिपैटोसेलुलर मोस्ट कॉमनली हमारे दो टाइप का होता है, एक हमारा होता है कंजेनाइटल और सेकंड हमारा होता है एक्वायर्ड, ठीक है। दो टाइप का होता है, एक हमारा होता है कंजेनाइटल, एक होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में क्या आ सकते हैं, हमारे हेपेटाइटिस की वजह से, लीवर डिजीज की वजह से, अगर किसी पर्सन को लीवर डिजीज हुई है, अगर किसी पर्सन को हेपेटाइटिस हुआ है, ठीक है, या किसी पर्सन को क्या हुआ है, सिरोसिस की कंडीशन हुई है, ये कंडीशन किस में आते हैं हमारे, ये आते हैं एक्वायर्ड के अंदर। ड्यूरिंग लाइफ अगर हमें ये कंडीशन एक्वायर कर लेते हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पर्सन को जॉन्डिस हो सकता है। अगर हम कंजेनाइटल की बात करें तो कंजेनाइटल मोस्ट कॉमनली हमारा किसकी वजह से होता है, एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, कौन कौन से, यूडीपी, क्या बोल सकते हैं हम, यूडीपी जीटी, यूडीपी जीटी एंजाइम, ठीक है। पहला जो हमारा होगा वो होगा यूडीपी जीटी एंजाइम। यूडीपी जीटी एंजाइम है, अगर मान लो उसकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमारा जॉन्डिस हो सकता है। या सेकंड हम क्या बोल सकते हैं, सेकंड हमारा आ जाएगा एमआरपी, ठीक है। एमआरपी का मतलब क्या होगा हमारा, एमआरपी का मतलब होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन, ठीक है। और जो हमारा यूडीपीजीटी है इसका मतलब क्या होता है, यूरेनाइल डाइफॉस्फेट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यूरेनाइल डाइफॉस्फेट ग्लूकोज ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अगर इस यूडीपीजीटी एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, उसकी वजह से भी हमें जॉन्डिस हो सकता है। अगर मान लो हमारा माइल्ड टू मॉडरेट डेफिशिएंसी, ये कि अगर हमारी यूडीपीजीटी के बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा, यूडीपी एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से तीन कंडीशन होती हैं। अगर मान लो इसकी डेफिशिएंसी माइल्ड टू मॉडरेट है, अगर यूडीपी एंजाइम की डेफिशिएंसी माइल्ड टू मॉडरेट डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो एक डिजीज कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लीबर्ट सिंड्रोम, उसको हम बोलेंगे ग्लीबर्ट सिंड्रोम। सेकंड है हमारी, अगर मान लो यूडीपीजीटी एंजाइम है वो एब्सेंट है, बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो एब्सेंट की कंडीशन में हमें दूसरा सिंड्रोम होता है, जिस सिंड्रोम्स को हम क्या बोल सकते हैं, जिस सिंड्रोम्स को हम बोल सकते हैं क्रिगलार-विग्रास सिंड्रोम, क्या बोल सकते हैं हम, क्रिगलार-विग्रास सिंड्रोम अगर कंप्लीट ही एब्सेंट है। अगर मान लो हमारे एमआरपी, दूसरा एक और बताया था ना मैंने, एमआरपी, ठीक है, एमआरपी बताया था, अगर जो हमारी एमआरपी है, एमआरपी कंडीशन हो जाए, एमआरपी की डेफिशिएंसी हो जाए हमारे,
ठीक है, एमआरपी की डेफिशिएंसी हो जाए या एमआरपी हमारा ए, ठीक है, एमआरपी की डेफिशिएंसी हो जाए हमारे, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से हमारी ये एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन आएगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे डुबीन जॉनसन, डुबीन जॉनसन, ठीक है। जो डुबीन जॉनसन है, डुबीन जॉनसन को हम बोलते हैं, ठीक है, पिगमेंटेशन, पिगमेंटेड लीवर ब्राउन कलर, पिगमेंटेड लीवर ब्राउन कलर, ब्राउन कलर का लीवर हो जाता है, पिगमेंटेड लीवर वो होता है डुबीन जॉनसन के अंदर। अगर ब्लैक कलर का लीवर होता है, ठीक है, पिगमेंटेड ब्लैक लीवर, ब्लैक कलर का लीवर हो जाता है पिगमेंटेड, तो क्रिगलार सिंड्रोम के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा यंग एज में जो डेथ होती है, इसके दो टाइप होते हैं क्रिगलार निकला के हमारे, एक टाइप फर्स्ट, एक टाइप सेकंड। ये हमारा मोस्टली टाइप फर्स्ट होता है। टाइप सेकंड के अंदर क्या होगा, अडल्ट पर्संस की डेथ हो जाती है। तो हमारे ये मैंने डिस्कस किया है आपके साथ कि 3 सिंड्रोम्स होते हैं, ग्लिबार्ड सिंड्रोम, क्रिगलार-निगरान सिंड्रोम और डुबेन-जिनसन सिंड्रोम, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। पिगमेंटेड लीवर ऑफ ब्राउन कलर, ब्राउन कलर का जो पिगमेंटेड लीवर है वो कहाँ पे, किस कंडीशंस में होता है, डुबेन जॉनसन के अंदर होता है। ब्लैक कलर का जो पिगमेंटेड है हमारा लीवर वो किसके अंदर होता है, क्रिगलार-निगरार के अंदर होता है, ठीक है। ग्लिबर्ट सिंड्रोम क्या होता है, यूडीपी-जीटी की डेफिशिएंसी है, अगर वो माइल्ड फॉर्म के अंदर होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लिबार्ट सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी के बाद डिस्कस करेंगे हम साइन एंड सिम्टम, जिनको हम बोलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिस्कस करेंगे। जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारा, सबसे पहले हमारी आई इफेक्ट होती है, आई का येलो कलर होता है, ठीक है। अगर हमारी आई का येलो कलर होगा और स्क्लेरा है वो व्हाइट कलर का रहेगा, आई का डिस्कलरेशन हो जाएगा। इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं, इक्टरस जॉन्डिस बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस हमारा कुछ पार्ट है वो व्हाइट रह जाएगा। कंजेनाइटल इक्टेरस क्या बोल सकते हैं हम इसको, अगर आपके क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट साइंस ऑफ द जॉन्डिस तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, कंजेनाइटल इक्टेरस बोल सकते हैं या येलो कलर ऑफ द आई बोल सकते हैं। सेकंड में हमारे क्या होगा, सेकंड जो हमारी प्रायोरिटी हो सकती है वो कौन सी होगी, स्क्लेरर इक्टेरस, फर्स्ट एंड सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है। उसके बाद आई का हमारा हो गया है। उसके बाद क्या हो सकते हैं, जो हमारे नेल्स हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन है, नेल्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, येलो कलर, ठीक है। नेल्स है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो किस कलर की हो जाएगी, हमारे येलो कलर की हो जाएगी, ठीक है। स्किन भी हो सकती है हमारे, ठीक है। नेल्स है, म्यूकस मेम्ब्रेन है या हमारी स्किन है, स्किन का भी कैसा हो जाएगा, हमारा येलो कलर हो जाएगा, ठीक है। और साइन एंड सिम्टम्स में हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, यूरिन आएगा हमारा डार्क कलर का, यूरिन डार्क कलर, यूरिन कैसा आएगा हमारा, यूरिन आएगा हमारा डार्क कलर का। स्टूल कैसा आएगा हमारा, स्टूल आएगा हमारा क्ले कलर, स्टूल कैसा आएगा हमारा, स्टूल आएगा हमारा क्ले कलर्ड। याद रखना, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्ले कलर्ड स्टूल है वो किस में मिलता है, वो हमारे जॉन्डिस के अंदर मिलता है। या क्या हो सकता है, एनर्जी लेवल लो होगा, ठीक है, लो एनर्जी लेवल। और क्या हो सकता है, कॉमन जो सब में आते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, लेथार्जी,
वीकनेस, ये तो सबको पता ही है, जो नॉर्मल साइंस होते हैं वो साइन आ सकते हैं, या स्किन के ऊपर क्या हो सकती है, इचिंग हो सकती है, या प्यूराइटिस की कंडीशन, इचिंग या प्यूराइटिस। ये थे हमारे साइन एंड सिम्टम्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। साइन एंड सिम्टम्स के बाद डिस्कस करूंगी मैं डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन कि हमारे जॉन्डिस के लिए कौन कौन सी डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे हमें जॉन्डिस का, कैसे पता चलेगा येलो आई का कलर है तो कितना जॉन्डिस है, ठीक है, कितना बिलीरुबिन लेवल। तो सबसे पहले अब हम करेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोज डिस्कस करेंगे। जब हम डायग्नोज डिस्कस करेंगे तो डायग्नोज में क्या देखेंगे, मोस्टली हम सीरम बिलीरुबिन लेवल चेक करेंगे। सीरम बिलीरुबिन लेवल को क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। सीरम बिलीरुबिन लेवल को चेक करेंगे, कितना होगा हमारा 0.5 से लेके 1.5 mg पर डेसिलीटर, ये नॉर्मल होता है हमारा। सीरम लेवल ऑफ बिलीरुबिन इज अबाउट, अगर हमारा सीरम बिलीरुबिन लेवल इज अबाउट 5 mg पर डेसिलीटर, अगर हमारा सीरम बिलीरुबिन लेवल है 5 mg डेसिलीटर से ज्यादा, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, पर्सन को जॉन्डिस हो गया है। अब हम बोल सकते हैं अगर पर्सन का ओनली फेस इफेक्ट है, ठीक है, ओनली फेस इफेक्ट है, ठीक है, अगर ओनली फेस इफेक्ट है तो क्या बोल सकते हैं हम 5 mg पर डेसिलीटर की पर्सन के अंदर कितना बिलीरुबिन लेवल है, 5 mg पर डेसिलीटर है। अबव अम्लाइकल एरिया, जो हमारे अम्लाइकस एरिया है, ठीक है, अम्लाइकस एरिया से ऊपर वाला सारा एरिया इफेक्टेड है, अबव अम्लाइकल, तो कितना होगा हमारा 10 mg पर डेसिलीटर, ठीक है। उसके बाद है हमारा टिल मिड थाई, मिड थाई तक अगर एरिया इफेक्टेड है, टिल मिड थाई तक है तो हम क्या बोल सकते हैं 12 mg पर डेसिलीटर बोल सकते हैं, ठीक है। टिल लेग तक है, टिल हमारे लेग तक है तो कितना हो सकता है हमारा 15 mg पर डेसिलीटर, ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं 15 mg पर डेसिलीटर है। अबाउ 15 mg है, ठीक है, अबाउ 15 mg पर डेसिलीटर। अगर 15 से ज्यादा है तो हम क्या बोल सकते हैं येलोइश पाम एंड शोल, येलोइश पाम एंड सोल। इसका मतलब क्या है, ये पर्सन की सीवियर कंडीशन है, सीवियर लेवल पे बिलीरुबिन लेवल है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एस्टिमेशन बताए हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट बताए हैं। उसके बाद मैं बताऊंगी आपको मैनेजमेंट कि हमारा जो जॉन्डिस है, जॉन्डिस की हमारी क्या मैनेजमेंट होगी वो हम डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ जॉन्डिस, जॉन्डिस की मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। जब हम जॉन्डिस की मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं, मैनेजमेंट को डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं, पहले हमारी मैनेजमेंट हम डिस्कस करेंगे अडल्ट के अंदर कि अगर कोई भी अडल्ट पर्सन है, अडल्ट पर्सन के अंदर जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है जॉन्डिस के लिए वो कौन सी होती है हमारी, वो होती है हमारी फिनोबार्बिटोल, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं चाइल्ड के ऊपर। अगर किसी चाइल्ड को हो गया है जॉन्डिस, चाइल्ड के अंदर डिस्कस करेंगे हम। अगर किसी चाइल्ड पर्सन को हो गया है तो चाइल्ड को हम मोस्टली क्या देते हैं, चाइल्ड को हम मोस्टली देते हैं फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी। चाइल्ड को मोस्टली हम क्या देते हैं, फोटोथेरेपी देते हैं। फोटोथेरेपी है वो किसने डिस्कवर की थी, फर्स्ट टाइम डिस्कस की थी ये क्रीनर ने डिस्कवर की थी
फर्स्ट टाइम यूज किसने की थी? क्रिनर ने की थी। कब की थी? 1958 के अंदर डिस्कस की थी। इसने क्या बताया था? दो लाइट यूज की थी इसने। कौन कौन सी दो लाइट यूज की थी? एक तो इसने ब्लू कलर की लाइट यूज की थी, ठीक है, इसने दो लाइट यूज की थी। एक इसने लाइट यूज की थी ब्लू कलर की। ब्लू कलर की लाइट का इसने क्या काम बताया? फोटो ऑक्सीडेशन, जो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन है उसको किस में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट इसने। एक हमारी थी व्हाइट कलर लाइट, ठीक है, ये क्या करती है? हमारी अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, अनकंजुगेटेड जो बिलीरुबिन है उसका क्या करती है? ब्रेक डाउन करती है। और जो हमारी व्हाइट कलर की लाइट होती है, व्हाइट कलर की लाइट को हम क्या बोल सकते हैं? डे लाइट बोल सकते हैं, ठीक है। व्हाइट कलर की लाइट को हम क्या बोल सकते हैं? डे लाइट बोल सकते हैं। और ये लाइट क्या होती है? लेस इफेक्टिव होती है। मोस्टली हमारी मेन इंपॉर्टेंट लाइट कौन सी है? मेन है हमारी ब्लू कलर की लाइट है। उसके बाद इसने ये बताया गया है मैक्सिमम लाइट की रेंज कितनी होनी चाहिए हमारी? मैक्सिमम लाइट रेंज, मैक्सिमम जो लाइट की रेंज है वो 420 से 500 तक होनी चाहिए हमारी। क्या बोल सकते हैं? 420 से 500 nm वेव, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगी? हमारी लाइट की वेव होगी। उसके बाद आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। लाइट की वेव बता दी है मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या करती हूँ मैं आपको बताती हूँ हमें क्या क्या पॉइंट्स को माइंड में रखना चाहिए जब हम किसी पर्सन को फोटोथेरेपी देते हैं, ठीक है। अगर किसी पर्सन को हम फोटोथेरेपी दे रहे हैं उस टाइम पे हमारे माइंड में क्या क्या पॉइंट्स हैं वो आने चाहिए, ठीक है। किन किन पॉइंट्स का हमें याद रखना है, किन किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। क्या जो लाइट है वो कितनी ऊपर होनी चाहिए चिल्ड्रंस के? 45 टू 70 सेंटीमीटर। जो लाइट है वो 45 टू 70 सेंटीमीटर अबव द न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न के 45 से लेके 70 सेंटीमीटर ऊपर होनी चाहिए हमारी, ठीक है। एडमिनिस्टर्ड मोर अमाउंट ऑफ फ्लूइड, एडमिनिस्टर मोर अमाउंट ऑफ फ्लूइड, ज्यादा अमाउंट में हमें फ्लूइड देना है चाइल्ड को। कवर द जेनिटल एरिया एंड आई ऑफ द चाइल्ड, कवर द जेनिटल एरिया एंड आईज ऑफ द चाइल्ड। जब भी बच्चे को फोटोथेरेपी देते हैं तो उसकी आंखों को ढक के रखना है, उसके जेनिटल एरिया को ढक के रखना है हमें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? रीपोजिशंस ऑफ न्यूबॉर्न एट इंटरवल 2 आवर, रीपोजिशन ऑफ न्यूबॉर्न आफ्टर 2 आवर्स इंटरवल। हर 2 घंटे में चाइल्ड की पोजीशन चेंज करनी है हमें, ठीक है। चाइल्ड की पोजीशन चेंज करनी है हमें हर 2 घंटे के अंदर। उसके बाद मैं आपको लास्ट बताऊंगी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द फोटोथेरेपी, कि फोटोथेरेपी की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है बच्चे को, ठीक है। फोटोथेरेपी दे दी है, अगर ज्यादा ही फोटोथेरेपी दे दी तो उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? इसकी एक मोस्ट कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जिसको हम बोलते हैं ब्रोंच बेबी सिंड्रोम, ब्रोंच बेबी सिंड्रोम। बेबी का कलर है वो ब्रोंज कलर हो जाता है, या हम क्या बोल सकते हैं? डार्क ग्रे ब्राउन पिगमेंटेशन, डार्क ग्रे ब्राउन पिगमेंटेशन, डार्क ग्रे कलर की ब्राउन कलर की पिगमेंटेशन हो जाती है चाइल्ड की बॉडी के ऊपर। पिगमेंटेशंस ऑफ द स्किन, चाइल्ड की स्किन के ऊपर, बॉडी के ऊपर डार्क ब्राउन कलर की पिगमेंटेशन हो जाती है, या हम क्या बोल सकते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन भी कैसी हो जाती है चाइल्ड की?
ग्रे कलर की हो जाती हैं, या हम क्या बोल सकते हैं उसका, यूरिन आफ्टर फोटोथेरेपी। अगर हम यूरिन चेक करेंगे चाइल्ड का, ठीक है, यूरिन चेक करेंगे फोटोथेरेपी के बाद, तो यूरिन के अंदर भी क्या होगी, डिस्कलरेशन मिलेगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर एक्सेस में चाइल्ड को हम फोटोथेरेपी देंगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हिपैटिक डिस्फंक्शन हो सकता है, उसका लीवर है उसमें क्या हो सकता है, डिस्फंक्शन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा यूरिन का कलर भी हमारा ब्रोंज कलर रहेगा, हिपैटिक डिस्फंक्शन हो सकता है चाइल्ड को। ये था हमारा फोटोथेरेपी, ठीक है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया है, जॉन्डिस के बारे में डिस्कस किया है कि क्या इसकी डेफिनेशंस हैं, इंसिडेंस क्या है हमारे जॉन्डिस का, ठीक है। उसके बाद क्या बताया है मैंने, इसके कोजेस बताए हैं, कोजेस के बाद क्या बताया है मैंने, इसके टाइप्स बताए हैं, साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस किया है, ठीक है। उसके बाद किसको, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस को डिस्कस किया है हमने, मैनेजमेंट देखी है, ठीक है। तो ये क्या थे हमारे, ये था हमारा आज का टॉपिक जॉन्डिस, ठीक है। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको किसी भी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपका टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो भी आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।